सुनने वालों को इस नई तहकीकी गुफ्तगू में खुशामदीद कहती हूँ। आज का जो हमारा मौजू है ना वो तारीख, अदब और थोड़ी सी चटपटी कहानियों का एक बहुत ही दिलचस्प मजमुआ है। बिल्कुल। और आम तौर पर तारीख की किताबों में जो बातें दब कर रह जाती हैं ना, हम आज उन्हीं पहलुओं पर रोशनी डालने वाले हैं। सही कहा। चलिए इसको तफसील से समझते हैं। हम आज बर्रे सगीर की अदबी तारीख, मुशायरों की शान शौकत और सकाफती तबादलों को खंगालने वाले हैं। और ये सब हम एक बहुत ही मखसूस और मशहूर किताब के हवाले से करेंगे। हाँ, और वो किताब है अजीम शायर कतील शिफाई की आप बीती। अगर किसी को याद हो तो घुंघरू टूट गए उन्हीं की एक बेहद मशहूर नज्म है। वाकई, जिस पर आगे चलकर एक बहुत मकबूल फिल्मी गीत भी बना था। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपनी इस आप बीती का टाइटल भी घुंघरू टूट गए ही रखा है। और कतील शिफाई साहब का फन तो सरहदों से आजाद था। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी बेहतरीन गीत लिखे हैं। हाँ हाँ, लता मंगेशकर हो, मनोज कुमार हो। या धर्मेंद्र और वीएस शांताराम जैसी अजीम शख्सियत। सही बात है। इन सब के साथ उनकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं जो इस किताब में शामिल हैं। लेकिन आज हम इन फिल्मी रंगीनियों से थोड़ा हटकर बात करेंगे। जी, आज हमारी तवज्जो उनकी आप बीती के एक मखसूस चैप्टर पर मरकूज होगी, जिसका नाम है भोपाल का मुशायरा। अच्छा, जब मैं ये चैप्टर पढ़ रही थी तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये सिर्फ भोपाल के मुशायरे तक महदूद नहीं है। इसमें अलीगढ़ और पाकपट्टन की अदाबी महफिलों के हैरत अंगेज वाकयात भी शामिल हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि आम ये दस्तावेज सिर्फ शायरी के बारे में नहीं है। ये उस दौर की तहजीब, खान-पान और अदब को सियासत से अलग रखने के उसूलों का एक आईना है। वाकई, कैसे मुख्तलिफ रियासतों की तारीख उनके अदबी ज़ौक़ को तश्कील देती है, ये देखना बहुत नुमाया है। अगर हम बरे सगीर की तारीख देखें तो वहाँ के हुक्मरानों के मखसूस शौक और माशरती ढांचा मिलकर एक नया अदबी ज़ौक़ बनाते थे। बिल्कुल, जैसा कि कातिल शिफाई ने अपनी किताब में भोपाल और हैदराबाद दक्कन के सामीन के दरमियान एक बड़ा शानदार मुवाजना पेश किया है। हाँ, उन्होंने लिखा है कि इन दोनों जगहों का अदबी ज़ौक़ बेहतरीन और लाजवाब था। आमतौर पर उस दौर में ये तासुर मिलता है कि जो हिंदू राजे और महाराजे थे ना, वो अपनी सरपरस्ती में पहलवानी और मौसीकी पर ज्यादा तवज्जो देते थे। सही बात है। उनके दरबारों में मौसीकारों और पहलवानों की बड़ी कद्र होती थी। जबकि दूसरी तरफ मुसलमान हुक्मरानों का रुझान फितरी तौर पर शायरी और अदब की तरफ ज्यादा था। और इसी हवाले से भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान का जिक्र खुसूसी तौर पर आता है, जिन्होंने इल्म व अदब की बहुत सरपरस्ती की। हाँ, जिनकी वजह से भोपाल एक अदबी मरकज में तब्दील हो गया था। और ये सिर्फ महल तक महदूद नहीं था, आम रियाया से लेकर दरबारियों तक सबका शेरी ज़ौक़ आला था। बिल्कुल। और इस सरपरस्ती की सबसे बड़ी मिसाल तो अल्लामा इकबाल खुद हैं। वाकई, अल्लामा इकबाल जैसी अजीम शख्सियत का भोपाल के शीश महल में कयाम करना कोई मामूली बात तो नहीं थी। जी, उन्हें वहाँ निहायत एहतराम के साथ शाही मेहमान ठहराया गया था। और सबसे अहम बात, आम अल्लामा इकबाल की मशहूर किताब ज़र्ब कलीम का इंतसाब भी इसी रियासत से जुड़ा है। अच्छा, यानी नवाब हमीदुल्ला खान के नाम मंसूब है। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा अदबी एतराफ़ था जो अल्लामा इकबाल ने इस रियासत को दिया। इससे तो अंदाजा होता है कि भोपाल का अदबी रुतबा उस वक्त कितनी बुलंदियों पर था। और एक और गौर तलब हकीकत है, अफकार जैसा मशहूर अदबी रिसाला वो भी पहले भोपाली से निकलता था। ओहो, जो बाद में कराची मुंतकिल हो गया था ना। जी हाँ, तक़सीम हिंद के बाद जब वहाँ के अदीबों ने कराची हिजरत की तो ये रिसाला भी वहाँ आ गया। ये तस्वुर ही कितना पुरकशिश है कि एक शहर किस तरह पूरी अदबी तहरीक को परवान चढ़ा रहा था। सही बात है। ये सिर्फ मुशायरे करावाने का मेला नहीं था, ये अदबी तख्लीक का एक बाकायदा मरकज था। और इसी फिजा में जब हम भोपाल के उस अजीम मुशायरे की बात करते हैं ना, तो उसका नक्शा जहन में बिल्कुल अलग ही बनता है। कतील साहब का मोहल्लात देखना और फिर वो अजीम रात। और उस मुशायरे की सदारत का वाकया भी तो बेहद दिलचस्प था। बिल्कुल, बाजपेयी साहब उसकी सदारत कर रहे थे, जिनके बारे में अवाम में ये तासुर था कि वो उर्दू के हामी नहीं है। लेकिन उन्होंने इस तासुर को गलत साबित करने के लिए सदारत कबूल की। ये अमल जाहिर करता है कि लोग दूरियां मिटाने की कोशिश करते थे। और मुशायरे की वुसअत, मतलब आज के दौर में तो किसी अदबी महफिल के लिए सोचना भी नामुमकिन लगता है। हाँ, इकबाल ग्राउंड में हजारों अफराद का मजमा था। पांडल में तिल धरने की जगह नहीं थी।
लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे पढ़कर हैरत हुई वो ये थी कि शहर के 4-5 मुख्तलिफ चौकों में लाउड स्पीकर्स लगाए गए थे। ताकि जो हजारों लोग ग्राउंड के अंदर नहीं आ सके थे, वो बाहर खड़े होकर शायर सुन सकें। हाँ, उस जमाने में एक मुशायरे के लिए लाउड स्पीकर्स का पूरे शहर में इस्तेमाल होना वाकई हैरत अंगेज है। ये दवा करता है अवाम की अदब से गहरी वाबस्तगी पर। लोग सिर्फ वक्त गुजारी के लिए नहीं, अदबी तस्कीन के लिए रातों को चौकों पर घंटों खड़े रहते थे। सही कहा आपने। अच्छा, अब इस अदबी फजा से निकलकर थोड़ी बात खाने पीने की हो जाए। हाँ हाँ, वो दावत ताम वाला हिस्सा जो मुशायरे से पहले मुनाहिद हुआ था। हाँ हाँ, वो तो निहायत ही मजेदार बाब है। मैं तो खुद पढ़ के शिशदर रह गई थी, क्योंकि मुशायरे में हिंदू और मुसलमान दोनों मेहमान थे, तो इंतजामिया ने खाने पीने का बड़ा ख्याल रखा। बिल्कुल, उन्होंने वेज और नॉन वेज यानी गोश्त और सब्जी वालों के लिए अलग अलग टेबल लगाए थे ताकि किसी की दिल आजारी ना हो। लेकिन वाकया तो तब पेश आया जब कातिल साहब सब्जी वाले टेबल के पास से गुजरे। अच्छा, वो मंजर वाकई तसव्वुर करने वाला है। उन्होंने पूरे वेजिटेरियन टेबल पर कबाब, कोफ्ते और चाम जैसी चीजें देखी। एक गोश्तखोर होने के नाते उनके होश उड़ गए। जाहिर है वो समझे होंगे कि इंतजामिया से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है और उन्होंने नॉन वेज खाना वेज वालों की तरफ रख दिया है। हाँ, वो डर गए कि इससे तो बड़ा मसला खड़ा हो सकता है महफिल में। लेकिन यहाँ सामने आती है हिंदुस्तानी फन्ने तबाखी की अजीम महारत। जब उन्होंने पूछा तो पता चला कि वहां रखा कोई भी पकवान गोश्त से नहीं बना था। हैरानगी की बात है, वो सब दाल, पनीर और बैंगन से बनाए गए थे ना? बिल्कुल, बैंगन को इस तरह काटा और पकाया गया था कि वो चांप लग रहा था। पनीर के कोफ्ते मीट बॉल्स जैसे थे। और दाल से बने हुए शामी कबाब, जिनकी शक्ल असली कबाबों से जरा भी मुख्तलिफ नहीं थी। अगर हम इसे बड़े तनाजुर में देखें तो ये सकाफती हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल है। एक तबके का खाना दूसरे तबके के अकायद के मुताबिक ढल गया। और इस फन की तारीफ सिर्फ उस दौर तक महदूद नहीं थी। दस्तावेज में जनरल जियाउल हक के एक बयान का हवाला भी मिलता है। जी हाँ, जब वो इंडिया के दौरे पर गए थे तो उन्होंने सब्जी पकाने के इस फन की बेहद तारीफ की थी और हैरत का इजहार किया था कि पाकिस्तान में लोग ऐसी लजीज सब्जियां क्यों नहीं पकाते। हकील साहब ने बड़ा महसूस हवाला भी दिया है इस सकाफती तबादले पर। हकीम नैयर वस्ती की बेगम का जिक्र जो नवाब फैमिली से ताल्लुक रखती थी। हाँ, उन्हें खाना पकाने का बड़ा कमाल हासिल था। मुसन्निफ की बेगम ने उनसे वो खास सब्जियां पकाना सीखी। और इसका नतीजा क्या निकला? लाहौर वापस आकर उन्होंने अपने घर को गोश्त से बेनियाज ही कर दिया। ये तो वाकई बड़ा कारनामा लगता है मुझे। घर में गोश्त बनने की फरमाइश ही खत्म हो गई। ये छोटी बातें बताती हैं कि तहजीब हमारे रोजमर्रा रवैयों में जिंदा रहती है। सही, लेकिन जहां अदब और फन होते हैं वहां तसादुम के इम्कानात भी होते हैं, खास तौर पर जब अदब और सियासत आपस में टकराते हैं। बिल्कुल, इस आपबीती में हमें एक बहुत संजीदा वाकया भी मिलता है। 1955 के अलीगढ़ मुशायरे का जिक्र। अलीगढ़ के तुलबा अपनी होटिंग के लिए बहुत मशहूर थे। अगर कोई शायर मेयार पर पूरा ना उतरे तो वो उसे स्टेज से उतार देते थे। लेकिन 1955 का ये मुशायरा बिल्कुल पुरसुकून रहा। आखिर तक किसी ने किसी को हूट नहीं किया। इसकी वजह जानने के लिए मुसन्निफ हमें 1 महीना कब्ल के पाक पत्तन मुशायरे की तरफ ले जाते हैं। पाक पतंत्रा इंडो पाक मुशायरा, जिसकी सदारत कुंवर मोहंदर सिंह बेदी कर रहे थे। हाँ, और बेदी साहब दोनों ममालिक में बहुत इज्जत की निगाह से देखे जाते थे। तो हुआ ये कि मुशायरा शानदार चल रहा था कि अचानक एक शायर ने कश्मीर के मौजू पर एक सियासी और जज्बाती नज्म पढ़नी शुरू कर दी। दस्तावेज के मुताबिक वो नज्म वहाँ मौजूद मेहमानों और अदबी माहौल के मिजाज से मुताबिकत नहीं रखती थी। जैसे ही उस शायर ने नज्म शुरू की, बेदी साहब फौरन अपनी जगह से खड़े हो गए और उन्होंने उसे वहीं टोक दिया। और उनका टोकने का अंदाज बड़ा डूटुक था। उन्होंने महफिल को मुखातिब करके कहा कि ये अदबी महफिल है, कोई सियासी जलसा नहीं। उनका मौक़िफ़ था कि हिंदुस्तान से आए शायर हमारे मेहमान हैं और अदबी नुमाइंदे हैं, किसी हुकूमत के सियासी नुमाइंदे नहीं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर सियासत को अदब में जबरदस्ती लाया गया तो वो सदारत छोड़ देंगे। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम मुसन्निफ के ख्याल को समझें तो वो इसकी भरपूर तायद करते हैं कि गलत रवैयों को वक्त पर रोकना जरूरी है। वाकई सियासी नज़में सियासी जलसों के लिए ठीक हो सकती हैं, पूरे अदबी महफिलों के लिए नहीं। वहाँ ऐसी चीज़ों की गुंजाइश तसादुम पैदा करती है। और अदब का बुनियादी मकसद तो दिलों को जोड़ना होता है।
बेदी साहब का वो कदम उस मुशायरे को किसी गलत रुख पर जाने से बचाने का सबब बना। और उस वाक़े का सबसे अहम असर अगले मुशायरों पर पड़ा। जब पाकपत्तन में बेदी साहब ने शायर को रोका तो सामीन ने इस उसूल पसंदी को सराहा। जिसकी गूंज दूर दूर तक पहुंची। बिल्कुल। नतीजा ये निकला कि जब 1 महीने बाद अलीगढ़ में मुशायरा हुआ, वहां जब किसी शायर ने सियासत फैलाने की कोशिश की तो सदर को खड़ा नहीं होना पड़ा। खुद सुनने वालों ने, वहां के तुलबा और अवाम ने उस शायर को हूट करके रोक दिया। ये कितनी बड़ी सकाफती तब्दीली थी। इससे साबित होता है कि अदब को सियासत से पाक रखने के लिए सिर्फ सदर महफिल ही नहीं, बल्कि बाज़ औक़ अवाम का किरदार भी कितना अहम होता है। सही बात है। अवाम जब खुद तय कर ले कि महफिल की हुर्मत का लुत्फ उठाना है, तो कोई भी शख्स मकसद तब्दील नहीं कर सकता। पाकपट्टन से जो मशाल जली, अलीगढ़ ने उसे आगे बढ़ाया। ये वाक़यात सिर्फ कहानियां नहीं हैं। इन औराक में कतील शिफाई ने दरअसल पूरी एक सदी की तहजीब समेट ली है। बिल्कुल। इन सब पर गौर करने के बाद इस तहकीकी गुफ्तगू का खुलासा यही निकलता है कि ये वाक़यात हमारी मुश्तरका सकाफत है। जी। भोपाल की वो अदबी फिजाएं हों, बैंगन और दाल से बने लजीज कबाब हों, या कुंवर मोहिंदर सिंह बेदी की अदबी उसूल पसंदी, ये सब हमारी तहजीबी रवादारी का सरमाया है। लेकिन इस तहजीबी सरमाए को देखते हुए एक फिक्रिया सवाल जरूर जहन में उभरता है, जो आज के हालात से सीधा मुताल्लिक है। जी जरूर बताएं। आज की इस डिजिटल और इंतहाई तेजी से बदलते हुए दौर में, जहां हर चीज को सियासत की नजर से देखा जाता है, क्या कुंवर मोहिंदर सिंह बेदी की तरह अदब और सियासत के दरमियान कोई वाज़ेह लकीर खींचना आज के फनकारों के लिए मुमकिन बचा है, या आज की शायरी मुकम्मल तौर पर सियासत का हिस्सा बन चुकी है? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है, जिस पर हम सबको ठहर के गौर करने की जरूरत है। सुनने वालों, इसी सोच के साथ हम आज की इस गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। आप सब के वक्त और इस अदबी सफर में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। नए मौजू के साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए।